देश के अंदर 3 ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या देश लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या वैचारिक रूप से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, क्या लगातार हम आइडिया ऑफ इंडिया को छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश के अंदर 3 ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या देश लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या वैचारिक रूप से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, क्या लगातार हम आइडिया ऑफ इंडिया को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों हो रही हैं ऐसी घटनाएं? दोस्तों हम उन तीनों घटनाओं के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और उन तीनों घटनाओं से आप वाकिफ हैं, लेकिन उन तीनों घटनाओं को जोड़ कर देखने की हमें जरूरत है। दोस्तों पहली घटना होती है जो देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं माननीय गवई जी, उनके ऊपर एक वकील जूता फेंकने जैसा अभद्र कृत्य करता है। जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई है पूर्ण रूप से निंदनीय है और जिस मानसिकता से ये घटना घटित हुई उसके पैमानों को भी हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों जिस वकील ने इन माननीय चीफ जस्टिस जी के ऊपर जूता फेंका, उनका ये मानना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी ने विष्णु भगवान जी का अपमान किया है। और दोस्तों जब ये घटना घटित हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा कि 2 तरीके के नैरेटिव्स गढ़े गए। पहला नैरेटिव ये था कि जो राइट विंग ट्रोलर से उन्होंने लगातार चीफ जस्टिस जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिखा गया, पॉडकास्ट के जरिए उनके खिलाफ गाली गलौज जैसी घटनाएं हुई। यानी कि एक विंग ऐसा था जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोसना शुरू कर दिया और एक पक्ष ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के ऊपर जो ये जूता फेंकने की घटना हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि गवई जी दलित समाज से आते हैं। साथियों एक बात हमें बड़ी स्पष्टता के साथ समझनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, जब वह संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो उन पदों की एक गरिमा होती है। लेकिन इस प्रकार से जूता फेंकने के जो कृत्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के साथ किए गए हैं वह पूर्ण रूप से निंदनीय है। यानी कि आप एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हो, आप सीधे सीधे संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं उस पद की जो गरिमा है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। और दुखद बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग माननीय गवई जी के लिए किया गया वह और ज्यादा पीड़ादायी और चिंताजनक है। यानी कि दोस्तों देश के अंदर लगातार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जाति और धर्म के हिसाब से जहां पर जिसको जो राजनीति सूट करती है समाज को बांटने का काम करते चले जा रहे हैं। हमें एक होने के बारे में कोई नहीं बता रहा है, सब किसी न किसी धारा के आधार पर बांटने की दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। दूसरी घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। दोस्तों ग्वालियर के अंदर हाईकोर्ट के एक वकील अनिल मिश्रा जी ने ये कहा कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी तो उस संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूँ। और इसको लेकर एक विरोध उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया और जिसके बाद से अनिल मिश्रा जी के ऊपर भी कई FIR हो गई और एक विवाद वहां पर खड़ा होता चला गया। यानी कि दोनों ही घटनाओं में एक बात कॉमन है दोस्तों। पहली ये कि जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी दलित समाज से आते हैं और दूसरी ये कि अनिल मिश्रा जी ने जो बात कही जो सीधे सीधे टारगेट करती है देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को, जो भी सीधे तौर पर एक हमारे दलित समाज के लिए एक आइडियल के रूप में देखे जाते हैं, वहां पर भी ये चीज सामने आई। दोस्तों तीसरी घटना होती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर साथियों एक IPS ऑफिसर पूर्ण कुमार जी सुसाइड कर लेते हैं। और दोस्तों आप एक तस्वीर हम आपके सामने दिखाएंगे, उस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से जब उनकी श्रद्धांजलि सभा उनके घर परिवार के साथ चल रही थी और जो लोग उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे उनकी फोटो के बराबर में ही अंबेडकर जी की फोटो भी रखी है। यानी कि इन तीनों के तीनों घटनाओं में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हमारे देश का जो दलित समाज है आज भी कहीं ना कहीं उसको दबाया जाता है। एक ऐसी परिस्थिति उभर कर सामने आ रही है। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी की जो घटना घटित हुई उसको लेकर गवई जी ने पूर्ण रूप से एक बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक नैरेटिव बना है उस नैरेटिव ने हमारे समाज को भी सोचने पर मजबूर किया है।
अंबेडकर जी के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक सनातन वाला एंगल जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो ग्वालियर की घटना हुई अनिल मिश्रा जी के द्वारा, जो बीएन राव जी की बात सामने रखी जा रही है। उसके बाद साथियों, जो पूर्ण कुमार जी आईपीएस ऑफिसर हैं, उसके मामले में भी जो उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा है, उसमें भी उन्हें जाति के कारण दबाने की जो बात है वो सामने रखी है। और लगातार पूर्ण कुमार जी का जो पूरा परिवार है वो यह प्रयास कर रहा है कि प्रदेश के डीजीपी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन साथियों, लगभग 5 से 6 दिन का समय बीत चुका है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इस कार्रवाई को ना होने के कारण बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के कयास लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रदेश के जो सुपर सीएम हैं, उन सुपर सीएम का हाथ डीजीपी साहब के ऊपर है, इसीलिए वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। लेकिन वर्तमान के जो सीएम हैं वो उनको बदलना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है दिल्ली से चलता है। जब पूर्ण कुमार जी को न्याय दिलाने के लिए कुछ पंचायतें भी हुई, उन पंचायतों के अंदर बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक लोग पहुंचे। वहां पर हरियाणा के ही एक नेता राजकुमार सैनी जी ने वहां उस पंचायत के अंदर भी ऐसी बात की जिससे लोगों की नाराजगी है। उन्होंने कहा, जो पूजा आप कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि को आप मानते हैं कि इन्होंने ही इस देश की रामायण लिखी थी? नहीं भाई नहीं, वो वाल्मीकि नाम का एक ब्राह्मण था जिसने 2200 साल पहले ये लिखी। मित्रों, चलिए मैंने यानी कि कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक जातीय जो माहौल है वो फिर से बिगाड़ने की दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ा जा रहा है। राजकुमार सैनी जी का जातिगत टिप्पणियां करने का बहुत पुराना इतिहास है, आप सब उससे वाकिफ हैं कि किस तरीके से पहले उन्होंने भी जातिगत टिप्पणियां की हैं और इसके बाद से प्रदेश के अंदर माहौल खराब किया गया था। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या हम आइडिया ऑफ इंडिया को भूल रहे हैं? क्या पूर्ण कुमार जी के परिवार को, उनकी पत्नी को, जो खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? हरियाणा प्रदेश की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी, वो भी आमने सामने खड़ी हुई नजर आ रही है इस पूरे मसले के अंदर। जहां एक तरफ आईएएस लॉबी चाहती है कि डीजीपी जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, वहीं आईपीएस लॉबी ये चाहती है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं हरियाणा के, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी भी 2 भागों में बंट चुकी है। लेकिन अब वर्तमान में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो उनको न्याय दिलाने के लिए पंचायत रखी गई थी, उस पंचायत में खुले तौर पर यह कहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर अगर हरियाणा सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा का पूरा जो वाल्मीकि समाज है, वो वाल्मीकि समाज अपने काम करना बंद कर देगा। चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं करेंगे। वहां पर एक तरीके से असहयोग आंदोलन के रूप में वो उभर कर सामने आ सकता है। दोस्तों, हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि इन तीनों घटनाओं को हमें जोड़कर देखने की, समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से देश के अंदर एक अलग प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जहां पर हमारे संविधान में जो अधिकार हैं, जो हमें एकता में की बात करते हैं, जहां पर हमें समानता की बात की जाती है, क्या वो धूमिल हो रहे हैं? क्या आज भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? और हमें सोचने की जरूरत है कि अगर आईपीएस ऑफिसर को इतना प्रेशर झेलना पड़ सकता है तो हमारा समाज किस दिशा में अब जाने लगा है। और अंत में साथियों, हम यही कहना चाहेंगे, हम किसी भी जाति या किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी जाति से आते हो, किसी भी क्षेत्र से हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था बनाई गई है और जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।